हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले बच्चे। पिछले वीडियो में हमने कुछ शासकों के बारे में जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो जनपद क्या होता है इसको हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था जो राजा बनते हैं वो प्राचीन समय में यज्ञों के माध्यम से, है ना, लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो प्राचीन समय में जो भी राजा महाराजा यज्ञ करते थे उनको शासक घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में। तो जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति राजा चुना जाता था तो वह लोगों का राजा कहलाता था, मतलब जनता का राजा। लेकिन जब वह यज्ञ कर लेता था तो उसे जनपद में, मतलब वो छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लेता था। अब वह क्या कहलाता था, राजाओं का राजा, वह जन का राजा। जन मतलब क्या होता है, नागरिक। क्या होता है, नागरिक या लोग। उनका राजा ना होकर वह क्या कहलाता था, राजाओं का राजा कहलाता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह होता है। जन मतलब लोगों के मन में बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र क्रमांक 4 में दिए गए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कौन कौन से जनपद हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास रंजीखेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई में पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे गेहूँ, चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी मुख्य फसल उगाते थे। है ना, पुरातत्वविदों मतलब जो खोज करता रहते थे वो इन अवशेषों को खोजते हैं। तो पुरानी जो जनपदें थी, जैसे गांधार जनपद हो गई, है ना, बिहार में मगध जनपद हो गई, पाकिस्तान में है कौन सी, पाकिस्तान में तक्षशिला जनपद हो गई, है ना, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, है ना, हस्तिनापुर नरेश। ठीक है, जहाँ पर कौन थे, पांडवों का युद्ध हुआ था, वो हस्तिनापुर बस्ती थी। ठीक है, तो ये सारी कुछ जनपद हैं जिनमें कुछ अवशेष मिले। जैसे खुदाई करने पर पता चला कि लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। वे मवेशियों मतलब होता है जानवर, है ना, पालतू जानवर। मवेशी मतलब पालतू जानवर एवं अन्य जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। वे चावल, गन्ने, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी क्या करते थे, फसलें भी उगाते थे। फिर आगे पढ़ना है, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। धूसर और लाल रंग मतलब हल्के लाल रंग के जो बर्तन होते थे। ठीक है, प्राचीन समय में इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया। ठीक है, आपको पता है प्राचीन समय में लोग किसके बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरा स्थलों के बाद विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र माना गया है या चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जो धूसर के बर्तन थे, पात्र मतलब होता बर्तन, धूसर मतलब होता जो बर्तन धूसर के मिले, है ना, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। चित्रित धूसर पात्र मतलब चित्र किए हुए धूसर के जो बर्तन मिले हैं उन्हें क्या नाम दिया गया था, चित्रित धूसर पात्र। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। ठीक है, ये जो बर्तन हैं ज्यामितीय आकृति, ये जो है ज्यामितीय आकृति कहलाती है। जो ये इस तरफ का जो बर्तन दिख रहा है ये धूसर का बना हुआ है ना। इसमें देखो ये छोटी छोटी डिजाइनें बनी हुई हैं, चित्रित हैं, रेखाएं बनी हुई हैं, है ना। और ये जो आकृति है वह कैसी है, ज्यामितीय आकृति है। अब आगे पढ़ेंगे अपन महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। अब देखो अपन ने जनों का जो प्रधान होता है, मतलब लोगों का जो प्रधान होता है उसे राजा कहते हैं और राजाओं का राजा रहता है वह क्या रहता है, महाजनपद और जनपद। ठीक है, राजाओं का राजा कौन बनाती है, जनपद। और जनपद जब बहुत सी जनपद आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। इन्हें क्या कहा जाता था,
महाजनपद। ठीक है, जब क्या होता है किसी जनपद में कई जनपदें मिल जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, महाजनपद कहा जाता है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर और की ऊंची दीवारें बनाई जाती। जो महाजनपद होती थी उनके चारों ओर क्या कर दिया जाता था, लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग हैं वो यह सोचते हैं या ऐसा मानते हैं कि जो राजा रहते थे वो ऊंची ऊंची दीवारों को इसलिए बनाते थे क्योंकि वो दूसरे आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा कर सकें। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रतिभाशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, कुछ लोगों का तो ये मानना था कि राजा लोग ऊंची ऊंची दीवारें इसलिए बना रहे हैं कि अपनी वो राज्य की रक्षा कर सकें, ना कोई भी आतंकवादी, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उनके राज्य में प्रवेश ना कर सकें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि राजाओं का ये मानना था कि यदि वो किलेबंदी करा देते हैं या चारों ओर जो ठीक है राज्य के चारों ओर मोटी मोटी दीवारें बना देते हैं तो इससे क्या होती है, उस राज्य की शक्ति का पता चलता है और राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष अपने बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। कुछ सिक्के देते थे, राजा क्या करते थे प्राचीन समय में साल भर के लिए क्या कर देते थे, अपनी सेनाओं को रखते थे, सेना में जो सिपाही रहते थे उनको रख लेते थे। ठीक है, और साल भर का वेतन सिपाहियों को देते थे। सिपाहियों को वेतन के बदले में क्या दिया जाता था, आहत के सिक्के दिए जाते थे। ठीक है, अपन जो अगला चैप्टर है कर, है ना, ये जो कर क्या कहलाता है। कर जो रहता है, राजा क्या करता है, एक राज्य में जो व्यक्ति रहते हैं जीवन यापन, उनसे कुछ राजस्व प्राप्ति के लिए कुछ राशि लेता है, पैसे लेता है, वो क्या कहलाता है, कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले क्या होता था, जो राजा रहते थे वह क्या करते थे, जो भी उसके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति रहते थे तो उनसे क्या करते थे, कर लेते थे। क्या करते थे, कर लेते थे। मतलब कर मतलब होता है कि राजा के द्वारा अपनी राजस्व प्राप्ति के लिए, मतलब अपनी राजस्व आय बढ़ाने के लिए जनता से जो पैसा लिया जाता था, वो क्या कहलाता था, कर कहलाता था। जैसे फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, कौन कौन से, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांशतः कृषक ही थे, जो प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग। ठीक है, जो किसान लोग रहते थे वह अपनी उपज का 1/6, मतलब यदि उसका 36 भाग है, यदि उसके उपज का किसान कितना ले रहे हैं, यदि किसान की टोटल 36 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 1/6, 6 कम 6, 6 3 36, मतलब 6 रुपये जो रहता था वह किसको देना पड़ता था, सरकार को, या फिर किसको देना पड़ता था, शासक को देना पड़ता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए थे जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। जो भी कारीगर लोग थे, मजदूर लोग थे, उन पर भी कर लगाया जाता था, लेकिन उन पर ये कर लगाया जाता था कि आपको 1 दिन, ठीक है, राजा के यहाँ आकर काम करना पड़ता। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो भी पशुपालक थे
मतलब जो पशु पालने वाले व्यक्ति थे तो उनको भी क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी लोग रहते थे वह बाहर से कुछ भी सामान या वस्तुओं को खरीदते थे, इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। अखेटक मतलब जो शिकारी लोग रहते थे, संग्राहकों जंगलों से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी लोग रहते थे, संग्राहक लोग रहते थे, ठीक है, मतलब जो खाद्य आदि जो खाने पीने की वस्तुएं जंगलों से खोजते रहते थे, उनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे का अध्याय अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।